बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज जो है जो हमारा टॉपिक है, आज हम जिस कंपनी को जो है वो देखेंगे, दैट इज़ होंडा कार एटलस लिमिटेड, जिसको हम लोग एच कार से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं और इसको होंडा एटलस कार पाकिस्तान लिमिटेड के नाम से जाना पहचाना जाता है। और अगर हम लोग इसके सिंबल की बात करते हैं, और आजकल तकरीबन ये एच कार के नाम से तकरीबन 226.74 रुपये पर जो है ना ये ट्रेड हो रहा है। ये जो होंडा कार की करंट वैल्यू जो चल रही है दैट इज़ 226.74। आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, ख़ास तौर पर होंडा कार से रिलेटेड हम लोग इसके प्रोफाइल को देखेंगे, फिर हम इसके फंडामेंटल्स को स्टडी करेंगे, और आखिर में जो है जैसे हम टेक्निकल्स की बात करते हैं तो हम इसके टेक्निकल्स को भी देखेंगे कि ये कैसा जो है टेक्निकली ये किस जगह पर जो है ये खड़ा है। ये अगर होंडा कार के जो है हम सबसे पहले प्रोफाइल की बात करते हैं, जो ज़बरदस्त किस्म की कंपनी है एच कार के नाम से आप इसको स्टॉक मार्केट के अंदर जानते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके पेड अप कैपिटल की बात करते हैं तो इसका पेड अप कैपिटल तकरीबन 1428 मिलियन जो है इसका पेड अप कैपिटल है। पेड अप कैपिटल मतलब इसने जितनी इक्विटी रखी हुई है, जितना मार्केट के अंदर पैसा लगाया हुआ है, वो तकरीबन इसने 1428 जो है ना मिलियन शेयर्स का जो है ये काम करा है। अथोराइज इसको था, यानी ये कर सकता था 2000 मिलियंस तक जो है ये काम कर सकता था, लेकिन अभी उसने 2000 मिलियन में से 1428 मिलियन का जो है वो अपने पास जो है वो शेयर्स की इक्विटी जनरेट की हुई है। ये टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ़ शेयर जो है होंडा कार के दैट आर 142.80 मिलियन, ये टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं। और इनमें से जो मार्केट के अंदर फ्री फ्लोट हो रहे हैं, यानी कि जो ट्रेड हो रहे हैं, दे आर 28.56 मिलियन शेयर जो है मार्केट के अंदर जो है वो ट्रेड हो रहे हैं। ये इसकी बीटा वैल्यू की बात करते हैं तो 1.41, जैसे यहाँ पर ही आपको नज़र आ रहा है ये बीटा वैल्यू जो है। बीटा वैल्यू पर भी मेरी वीडियो बनी हुई है। बीटा वैल्यू का मतलब ये होता है कि जिन जिन स्टॉक्स की बीटा वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है तो वो मार्केट के साथ ज़्यादा जो है ना फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं। मार्केट ऊपर जाएगी तो ये भी तेज़ी से ऊपर जाएंगे, मार्केट नीचे आएगी ये भी तेज़ी से नीचे आएंगे। ये ऊपर नीचे करना ये बीटा वैल्यू पर डिपेंड करता है। जिसकी वैल्यू मोर देन 1 हो बीटा की वैल्यू, तो वो ज़्यादा तेज़ी के साथ फ्लक्चुएट करते हैं। जैसे इसकी वैल्यू जो है वो 1.41 है, तो इसका मतलब ये है कि ये मार्केट के साथ ज़रा सी मार्केट पॉजिटिव होगी तो ये भी पॉजिटिव होगा, ज़रा सी मार्केट नेगेटिव होगी तो ये जल्दी जो है वो रिएक्ट करेगा। ये मेन बीटा का जो है वो कंसेप्ट है। ये फेस वैल्यू की बात करते हैं, अभी इसकी जो करंट फेस वैल्यू चल रही है वो 10 रुपये चल रही है। तकरीबन सारी कंपनीज़ की फ़ेस वैल्यू 10 रुपये ही होती है, क्योंकि इसमें फिर उनकी कैलकुलेशन भी आसान होती है। और फेस वैल्यू इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि जब हम लोग डिविडेंड या बोनस वगैरह कैलकुलेट करते हैं, ख़ासतौर पर डिविडेंड, तो हम इसके फेस वैल्यू के हिसाब से किसी भी कंपनी का जो है वो बोनस शेयर जो है या डिविडेंड जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। ये इसके अलावा जो है जैसे हमने इसके फ्लोट की बात की थी कि 28.56 मिलियन इसका फ्लोट है, लेकिन उस फ्लोट में से भी जो आप लोगों के पास फ्री फ्लोट है दैट इज़ 20% आपके पास है। बाकी जो होगा तकरीबन 8% का वो इसके प्रीफर्ड शेयर होल्डर्स जो होते हैं, जिनको हम लोग प्रेफरेंस स्टॉक भी कहते हैं, वो ख़ास डायरेक्टर्स वगैरह के पास होते हैं, वो उनके पास हैं। बाकी तकरीबन 20% जो है फ्री फ्लोट मार्केट के अंदर इसका ट्रेड हो रहा है। इसका जो साल है यानी कि एनुअल ईयर इसका ख़त्म होता है मार्च में, इसका फाइनल रिज़ल्ट आता है जिसमें ये अच्छी जो है वो अनाउंसमेंट करता है। अगर इस पूरी कंपनी की वर्थ की बात करते हैं कि इसकी पूरी वैल्यू कितनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी कितनी है, दैट आर 32.38 बिलियन, ये टोटल इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मार्केट कैपिटलाइजेशन पर भी मेरी वीडियो बनी हुई है। तो यहाँ पर मोटा मोटा मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जितने इसके नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं उसको आप इसकी जो करंट वैल्यू है, जैसे अभी हमने बात की कि इसका जो स्टॉक है वो तकरीबन चल रहा है 226.74 पर इसका शेयर चल रहा है, तो इसकी तकरीबन वैल्यू जो है आप उसको इसके नंबर ऑफ़ शेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो करंट रेट है मार्केट रेट जो है इसका, तो उसको नंबर ऑफ़ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस कंपनी की कितनी वैल्यू है उसको मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं, वो हमारे सामने आ जाती है।
अब अगर हम लोग इस कंपनी के मेन काम की बात करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है ये, तो सबसे पहले इस कंपनी का जो काम है, इट इज़ इंगेज इन असेंबलिंग एंड प्रोग्रेसिव मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ होंडा व्हीकल्स एंड स्पेयर पार्ट्स। यानी जितने भी होंडा कंपनी के जो गाड़ियाँ चलती हैं या उनके जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, ये कंपनी इसका यानी कि मैन्युफैक्चर करती है, यानी इसको बनाती है ये। सेकंड नंबर पर अगर हम इस कंपनी के कोई अच्छे मॉडल की बात करते हैं कि ये कौन कौन सी गाड़ियाँ मार्केट के अंदर बना रही है, जिनमें ख़ास तौर पर होंडा एकॉर्ड, होंडा CR-V, होंडा CR-Z, होंडा HR-V, होंडा सिविक, इसके अलावा होंडा सिविक के भी 4 मॉडल है। फिर होंडा सिटी एस्पायर, ये भी तकरीबन 4 मॉडल से ज़्यादा इसके मॉडल हैं सिटी एस्पायर के सिर्फ। और इसके अलावा होंडा सिटी के भी बहुत ज़्यादा मॉडल मार्केट के अंदर डिफरेंट कलर्स में जो है ये घूम रही है ये। इसके अलावा जो है इस कंपनी की बात करते हैं तो ये एक सब्सिडी कंपनी है, यानी कि एक सब कंपनी है। इसका जो बड़ा मेन हेड ऑफिस है या जो इसकी जो बड़ी मेन कंपनी है वो है होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड, जो कि जापान के अंदर मौजूद है। यानी आप कह सकते हैं कि ये कंपनी कोई पाकिस्तानी कंपनी नहीं है, ये जापान की कंपनी है। और जापान का एक छोटा सा यानी कि एक सब्सिडी उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो है जो होंडा को डील करती है, जो होंडा के का जो है ना गाड़ियाँ वगैरह या मोटरसाइकिल बनाती है, तो उन्होंने एक छोटी सी कंपनी अपनी एक ब्रांच जो है एक छोटी सी जिसको सब्सिडी कहते हैं वो पाकिस्तान के अंदर खोली है। इनका जो मेन हेड ऑफिस है वो कहाँ पर मौजूद है, वो जापान के अंदर मौजूद है। जैसे अगर आप लोग जब ये मेरी वीडियो अपलोड हो जाएगी ख़ास तौर पर यूट्यूब पर, तो आप ये गाड़ियाँ भी देख सकते हैं कि कैसी कैसी गाड़ियाँ जो है वो इनकी मार्केट के अंदर जो है वो मौजूद है, जिनमें होंडा एकॉर्ड, होंडा एस्पायर, होंडा सिविक वगैरह शामिल है। और ख़ास तौर पर जो होंडा के मोटरसाइकिल वगैरह जो होते हैं, और अक्सर हमारे यहाँ पंजाब के अंदर ये मशहूर होता है कि मैं होंडा ही लैसा, तो इस तरह की बातें भी काफ़ी मशहूर हैं। अब अगर हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं कि कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये वाली, तो उससे हमें उसके एक इनकम स्टेटमेंट से पता चलता है, उसकी बैलेंस शीट से पता चलता है। तो यहाँ पर अगर हम इस कंपनी की सेल्स की बात करते हैं तो इस कंपनी की सेल तकरीबन जो है वो बेहतर रही है। पिछले 2-1 साल जो है वो थोड़ी सी इसकी सेल में जो है वो हमें नरमी नज़र आई, क्योंकि ओवरऑल कोविड की वजह से इन्फ्लेशन ओवरऑल पूरी दुनिया में बढ़ा, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत इनकी सेल में कमी आई। सेल रुकी नहीं या सेल नेगेटिव नहीं हुई, बल्कि सेल जो है वो बढ़ती रही। अगर 2017 से लेकर 2021 तक की बात करें तो यहाँ पर इनकी सेल में इजाफा ही नज़र आया। 2018-19 में तो बेतहाशा इजाफा नज़र आया, सिर्फ 2020-21 में गाड़ियों की सेल में थोड़ी सी कमी नज़र आई। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट पॉइंट होता है उसको हम लोग देखते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी जो सबसे निचोड़ है। बाकी तो आप चीज़ें एक दफ़ा देख लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, कॉस्ट कितनी है, इन सब का आखिरी निचोड़ निकलता है कि कंपनी कोई फ़ायदे में जा रही है, लॉस में जा रही है। तो यहाँ पर कंपनी जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में प्रॉफिट में ही जा रही है। यानी लगातार पिछले 5 साल में कंपनी ने प्रॉफिट ही शो किया, ऐसा नहीं है कि कंपनी ने कोई लॉस शो किया हो। ओवरऑल कंपनी जो है वो बिल्कुल प्रॉफिट में मौजूद है। इसके अलावा कंपनी की अगर हम लोग बैलेंस शीट की बात करते हैं तो कंपनी की बैलेंस शीट भी हमें ये बता रही है कि कंपनी की जो ख़ास तौर पर जो पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। जैसे कैश की बात करते हैं तो कैश बड़ा कंपनी का अच्छा खासा इसके अंदर इजाफा देखा गया, जहाँ पर 2017 में 9 जो है वो मिलियन और इसके आगे 3 ज़ीरो और लगा दे तो ये अरबों में जो है ये गेम बन जाती है। और 9 से लेकर ये 14 जो है वो तकरीबन आप कह दें कि ये करोड़ की यानी कि करोड़ से भी यानी कि ऊपर की गेम हो जाती है। यानी ठीक ठाक पैसे जो है ना इसके आगे मज़ीद 3 ज़ीरो आप लगाएं और इसको कैलकुलेट करें और तो ये अच्छे खासे तकरीबन 1492 जो है आप कह सकते हैं बिलियन जो है इसकी जो है वो कैश में जो है वो इजाफा हुआ। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आखिरी पॉइंट है इसकी इक्विटी जो हमारे पास होती है उसकी क्या पोजीशन रही है, वो भी तकरीबन उसके अंदर इजाफा नज़र आया। यानी लोगों ने इसके अंदर ट्रस्ट किया, पैसा लगाया, इसकी इक्विटी कम नहीं हुई बल्कि इसकी इक्विटी बढ़ती गई। और सबसे इम्पोर्टेंट इसकी लाइबिलिटी कम होती गई। ये एक इम्पोर्टेंट साइन है कि कंपनी के ऊपर जो वाजबात वगैरह थे, कोई ड्यूज़ थे, कोई कर्जे वगैरह थे, कोई लॉन्ग टर्म, कोई शॉर्ट टर्म,
इसको हम लोग टोटल लाइबिलिटीज़ में जो है वो स्टडी करते हैं, तो इसकी टोटल लाइबिलिटीज़ में हमें डिक्लाइन नज़र आया जो एक अच्छा साइन है, और इक्विटी में जो है वो इंक्रीज़ नज़र आया। इसके अलावा इसके एसेट्स में भी जो है इस साल जो है वो काफ़ी बेहतरी हमें नज़र आई, यानी कि कंपनी के एसेट्स भी जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कोई छोटी मोटी या कोई थकी सी कंपनी नहीं है ये। इसके अलावा चार्ट में भी आपको यहाँ पर अर्निंग पर शेयर की अगर हम लोग बात करें 2014 से लेकर 2021 तक, तो लगातार ये कंपनी जो है अर्निंग शो करती रही है। ऐसा नहीं है कि कंपनी जो है वो लॉस शो करती रही हो, हर साल जो है कंपनी प्रॉफिट में ही गई। प्रॉफिट की रेशो कम या ज़्यादा हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया पिछले 2 साल में कोविड की वजह से जो है हर जो है मुल्क पर जो है वो क्राइसिस आए, यानी कि उनकी सेल में कमी आई, तो इस वजह से इनकी सेल में कमी तो आई, लेकिन इनका प्रॉफिट में ही रहा। ऐसा नहीं हुआ कि प्रॉफिट LPS में कन्वर्ट हो गया हो, यानी लॉस पर शेयर में कन्वर्ट हो गया हो। ये कंपनी के डिविडेंड की बात करते हैं तो पिछले तकरीबन 5 साल से मुसलसल कंपनी डिविडेंड देती रही। पिछले 2 साल में कंपनी की जो अर्निंग थी वो कम आई, लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी ने अपना डिविडेंड नहीं छोड़ा, ये भी एक अच्छा साइन है। 2 साल से पहले की बात करें 2019 में इसने तकरीबन 12 रुपये 15 पैसे का डिविडेंड दिया, उससे पहले इसने तकरीबन 27 रुपये का डिविडेंड दिया, उससे पहले 13 रुपये का डिविडेंड दिया। जो कंपनी की अर्निंग बेहतर होती जाएगी, EPS बेहतर होती जाएगी, आप देखेंगे कि आपको डिविडेंड भी ये बेताशा देगी। अब अगर इसकी बुक वैल्यू की बात करते हैं तो आपको बुक वैल्यू के अंदर भी एक कंसिस्टेंसी नज़र आएगी। 2018 से लेकर 2022 तक इसकी बुक वैल्यू बिल्कुल स्टेबल रही है। ये भी एक अच्छा साइन है कि बुक वैल्यू यानी कागज़ों के हिसाब से इसकी वैल्यू में किसी किस्म की कोई ख़ास डिक्लाइन हमें नज़र नहीं आया, एक बिल्कुल कंसिस्टेंसी जो है वह नज़र आई। अब यहाँ पर अगर हम लोग इस कंपनी के मोटा हम लोग इसके टेक्निकल्स की बात करते हैं कि टेक्निकली जो है ये कंपनी किस जगह पर खड़ी है, क्या इसका स्टॉक लेने वाला बनता है या बेचने वाला बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। टेक्निकल ख़ास तौर पर निचोड़ होता है फंडामेंटल्स का भी, हर चीज़ का भी। जैसे हम लोग बार बार बात करते ही रहते हैं कि जो बड़ा प्लेयर है वो फंडामेंटल्स को देखता है, वो अर्निंग को देखता है, वो इनकम स्टेटमेंट को देखता है, वो कंपनी के डायरेक्टर्स को देखता है, हर चीज़ को देख कर फिर वो इस कंपनी के अंदर कूदता है, यानी कि बाय करता है। तो जब वो बाय करेगा तो टेक्निकल्स में वो नज़र आ जाएगा कि बड़ा प्लेयर अब दाखिल हो गया है, तो हम टेक्निकल्स को देख कर ही बता देते हैं कि अब इसके अंदर बाइंग बनती है। कोई अगर ये कहे कि जी टेक्निकल फंडामेंटल से अलग है, ये बिल्कुल गलत बात है। फंडामेंटल्स बड़े प्लेयर देकर जब मार्केट के अंदर पैसा डालेंगे तो पैसा आपको नज़र टेक्निकल में आएगा, वो फंडामेंटल में तो नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए कंपनी के टेक्निकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को टेक्निकल सही करके आ जाए उसको फंडामेंटल पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल के बाद ही टेक्निकल्स बनेंगे, और टेक्निकल जिसने पढ़ लिए वो पहले वाली झंझट से उसकी जान छूट जाएगी। अब यहाँ पर कंपनी के टेक्निकल्स क्या कहते हैं, जैसे ये टेक्निकल ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। 2014 से हम ले लेते हैं, इससे पीछे कंपनी क्या करती रही है वो पुरानी बातें हैं, उन पुरानी बातों को छोड़ देते हैं। 2014 की बात करते हैं तो कंपनी का शेयर था 42 रुपये का, फिर ये चढ़ के पहुंच गया 271 रुपये पर, यानी कि देखें 42 रुपये से 271 पर कंपनी का शेयर चलना, तो कितने % का इजाफा हुआ। फिर 2015 में इस कंपनी का शेयर आया 160 रुपये के करीब, 169 रुपये के करीब, फिर ये पहुंच गया 280 रुपये पर, अच्छा खासा इजाफा नज़र आया। 2016 में इस कंपनी का शेयर आया था 231 रुपये पर, और इसी साल ये स्टॉक चला गया 688 रुपये पर, ना करते मोर देन 100% का इजाफा हुआ। 2017 में इस कंपनी का स्टॉक था 485 रुपये पर आ गया, और उसी साल ये 931 रुपये पर भी चला गया। फिर इसके अलावा जो है 2018 में इस कंपनी का स्टॉक 167 रुपये का 167 का गया, और फिर उसी साल ये 565 रुपये का भी हो गया। मोर देन 100% का गेन हमने इसने 2018 में भी देखा। 2019 की बात करते हैं, ये कंपनी का स्टॉक 112 रुपये पर आया, और फिर 271 रुपये पर चला गया। मोर देन 100% का इजाफा यहाँ पर भी हमें नज़र आया। 2020 में ये स्टॉक 120 रुपये पर आया, और 2020 में भी ये 375 रुपये पर चला गया। मोर देन 100% का इजाफा हमें यहाँ पर भी नज़र आया। अब 2021 की बात करते हैं, 2021 में ये 193 पर आया, और 2021 में ही 409 रुपये पर भी गया। मोर देन 100% इस कंपनी के अंदर ऊपर जाने का पोटेंशियल मौजूद है। तो दोस्तों किस चीज़ का इंतज़ार है, यानी यहाँ पर आप मोटी बात ये देखें, किसी बड़े टेक्निकल्स पर ना जाएं, कोई बड़े कैंडल्स की स्टडी नहीं कह रहा आपको, कोई बड़े लंबे चौड़े इंडिकेटर्स की बात नहीं कर रहा, मोटा हिसाब बता रहा हूँ कि हर साल इस कंपनी का शेयर नीचे भी आता था और फिर ऊपर भी जाता था।
फिर नीचे, फिर ऊपर, जो बार बार बात करता हूँ कि नीचे के लेवल पर लेना बनता है, ऊपर के लेवल पर बेचना बनता है, फिर इंतज़ार करना पड़ता है, फिर नीचे आएगा तो लेना बनता है, और उसी इंतज़ार में आप बैठे रहेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर के लेवल पर आप इसको बेचेंगे। ये साइंस अगर आपको समझ आ जाए तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर क्यों नहीं पैसा कमा सकते। यहाँ पर प्रैक्टिकल करके आपको बता रहा हूँ, चार्ट में समझा रहा हूँ कि कैसे नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया। तो अभी जैसे हम लोग बात करें कि 2022 आ गया, तो 2022 में ये 200 तकरीबन कितने रुपए का, अभी आपने बात की थी 214 रुपये का ये ट्रेड कर रहा है ये। तो इसमें कौन सी ऐसे हमें शक की बात है कि हर साल ये स्टॉक तकरीबन 300 रुपये से ऊपर गया, तो 2022 में ये 300 रुपये से ऊपर क्यों नहीं जाएगा। अगर कोई यहाँ पर 214 रुपये पर ले लेता है और इसको 300 रुपये से ऊपर 350 400 रुपये का बेच देता है, तो मोर देन 50% से ज़्यादा का उसको इजाफा होगा। तो आप मुझे ये बताएं कि दुनिया में कौन सा ऐसा कारोबार है जिसमें आपको एक साल के अंदर ही मोर देन 50% का गेन होता है। ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट की जगह है जहाँ पर आपको मोर देन 50% का गेन मिलता है। ये कम बता रहा हूँ, 50% गेन ज़्यादा होगा। यहाँ पर इसका एक और टेक्निकल चार्ट भी आपके सामने खुला हुआ है, इसको मैंने लाइन ग्राफ की मदद से जो है वो ड्रॉ किया। अब ये देखें कि इस कंपनी का स्टॉक यहाँ पर भी था और फिर यहाँ बॉटम पर आ गया, यानी यहाँ ऊपर की बात हो रही है, यहाँ से ये नीचे आया। अब ये देखें कि यहाँ पर आया ये स्टॉक 2019 में, फिर ये स्टॉक ऊपर भी गया, यानी यहाँ पर ये ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, बल्कि यहाँ ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, और अभी यहाँ पर ये मौजूद है आलमोस्ट 224 225 रुपये के करीब। तो यहाँ से ये कम अज़ कम इसके इन लेवल्स पर जाने के मुझे तो 100% चांस नज़र आते हैं कि ये बार बार ऊपर नीचे करता रहा, तो कम अज़ कम और नहीं तो यहाँ पर तो ये जाएगा, और ये लेवल अगर ब्रेक हो गया तो इस लेवल पर भी पहुँच जाएगा ऑलमोस्ट। तो 226 का डबल जो है वो ऑलमोस्ट 400 रुपये के करीब 400 450 का ये स्टॉक है। आराम स्कूल से इन रेट पर ये पहुँचता रहा। पिछले दिनों हालात ख़राब थे, ये जो ख़ास तौर पर ये पिछले 2 साल की बात हो रही है, इनमें इसकी अर्निंग कम थी, अब तो इसकी अर्निंग में भी हमें इजाफा नज़र आ रहा है। तो जब EPS बेहतर हो रही है, सेल बेहतर हो रही है, तो कंपनी क्यों नहीं ऊपर जाएगी। तो इसलिए ये एक बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, रिकमेंडेड कंपनी है। ये लेवल है स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के। अगर कोई भी होंडा कार के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो 200 रुपये के राउंड अबाउट 200 यानी 180 रुपये से लेकर 230 रुपये के राउंड अबाउट ये सारा इसका बाइंग जोन है। इसको लाजमी बाय करें और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, और जब ये स्टॉक पहुंच जाए 350 400 रुपये तक पहुंच जाए, वहां पर जाकर आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें और अच्छा खासा पैसा कमा कर नोट गिने और फिर मुझे दुआएं भी दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को आज के इस यानी कि इस वीडियो के साथ मुझे इजाज़त दें। चैनल को लाजमी जो है वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नीचे बटन आपके सामने मौजूद है। अल्लाह हाफिज़।